हेलो बच्चों। आज इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन जो 2024 दिनांक 7 फरवरी 2024 जो फर्स्ट सिटिंग में हिंदी का आपका एग्ज़ाम हुआ, उसका आंसर की पूरा 100 में 100 लेकर आ गए हैं। और कल के लिए माफ़ी हम चाहेंगे, कल कुछ निजी कारणों से हम बिजी थे, इसकी वजह से हम कल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव आंसर हम नहीं दे पाए। बट फिर हम आ गए हैं और आज का फर्स्ट सिटिंग 7 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सिटिंग में, और आपका आखिरी एग्ज़ाम भी था। साइंस वाले बच्चों का आज का आखिरी एग्ज़ाम भी था। तो उन लोग का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप लोग तो बहुत खुश हुए होंगे कि चलिए आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। तो आज हिंदी का हम ऑब्जेक्टिव आंसर लेकर आ रहे हैं जो कि 100, ठीक है ना। आज 100 में 100 करवाएंगे, जैसे कि अगले वीडियो में हमने करवाया था। तो आज हम 100 में 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आंसर देंगे। और वीडियो ख़त्म होने के बाद या उसके पहले अभी हम बता देते हैं आपको, वीडियो ख़त्म होने के बाद क्या बताएं। अभी हम बता देते हैं कि जिनका भी 10th का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 15 फरवरी से, ठीक है। तो अगर आपके कलीग हैं या आपके फ्रेंड हैं, आपके दोस्त हैं या आपके रिश्तेदार में कोई भी हैं, तो उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए कि मगध यूनिवर्सिटी पे जितना भी आपका सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा सभी का, ठीक है, परफेक्ट और 100 में 100%, ठीक है, 100 में 100 से ही आपका ऑब्जेक्टिव हम आंसर करवाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और आप अपना जो भी है बुक लिस्ट, ठीक है, सेट कोड जो भी है आप निकाल के और ज़रूर मिलाइएगा, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग ने पूरा एकदम ताबड़तोड़ पूरा अच्छे से एग्ज़ाम देकर आए होंगे। चलिए तो हम बिना टाइम गवाए और चलिए हम आते हैं ऑब्जेक्टिव हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव है ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आया था बच्चों, अगम, अगम शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन इस बार आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। सारे सब्जेक्ट में देखें तो एवरेज, ठीक है, एवरेज से भी ज़्यादा, मतलब जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका बहुत ही इजी पूछा गया था। पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे, एवरेज में भी जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे थे, तो वो पूरा एकदम अच्छे से मार्क कर आए होंगे, 50 में 50 रंग कर आए होंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में है अगम, अगम शब्द का विलोम क्या होगा। क्या गम होगा, सुगम होगा, सरगम होगा या आगम होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है एकेश्वरवाद शब्द का विलोम क्या होगा। एकेश्वरवाद शब्द का विलोम क्या होगा। क्या ईश्वरवाद होगा, बहु देवीवाद होगा या बहुदेववाद होगा या बहुत देववाद होगा, ठीक है ना। देखिए इसमें बच्चा लोग कन्फ्यूजन करते हैं, इतना कन्फ्यूजन करते हैं। आप आंसर देखिए, आंसर कितना कन्फ्यूजन वाला भरा पड़ा है, ठीक है। तो इसमें जो बच्चे पढ़े हैं उसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, बहुदेववाद, ठीक है। ये एग्जामिनर भी ऐसा आंसर देता है कि बच्चा लोग वो माइंड काम नहीं कर पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है उग्र, उग्र शब्द का, ठीक है, उग्र शब्द का विलोम क्या होगा। उग्र शब्द का विलोम क्या होगा। चलिए आप फटाफट आंसर दीजिए, उग्र शब्द का विलोम क्या होगा। आप जो भी अपना सेट में जो आंसर मार कर आए हैं कमेंट बॉक्स में एकदम छापिए और गर्दा उड़ाइए, ठीक है। उग्र, उग्र शब्द का विलोम क्या होगा। तो उग्र शब्द का जो विलोम होगा वो सौम्य होगा, ठीक है। सौम्य जो होगा वह करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कितना इजी इस बार क्वेश्चन पूछा है, खासकर हिंदी में तो और बहुत ही इजी पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ए तो नहीं होगा, दुष्कर पूछ रहा है कि विसर्ग संधि, तो इसको में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जगत प्लस आनंद, जगत प्लस आनंद, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा जगत प्लस आनंद। क्या जगत आनंद होगा? नहीं। क्या जगनंद होगा? नहीं। क्या ये क्या है, जगदानंद होगा? नहीं, ये आपका होगा जगतानंद, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए आज जो है, आज जो है हिंदी में, खासकर हिंदी की बात कर रहे हैं तो पूरा एकदम 50 में 50 आप लोग मार कर आए होंगे, ठीक है। आज आप लोग को मिलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सब सही हो रहा होगा आप लोग का, ठीक है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर 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 कमेंट्स करें कि इस क्वेश्चन जो भी हम करवा रहे हैं उसका आंसर क्या होगा, और इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यद्यपि। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों आंसर क्या होगा, चलिए फटाफट दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, जल्दी टाइप कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप बना कर आए होंगे, ठीक है, तो आप मुझसे देने के पहले आप कमेंट्स बॉक्स में जल्दी ये कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी क्वेश्चन नंबर 7 का, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है, अपना एरिया, और इससे हमको भी पता चलेगा कि हमारा जो वीडियो है वो कहाँ कहाँ से देखा जाता है। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा कि यह जो मगध यूनिवर्सिटी अनऑफिशियल जो करके चैनल है, 10th का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो आप अपने जितने भी अगल बगल रिश्तेदार, दोस्त, यार जितने भी हैं सभी को यह लिंक, यह वीडियो, ठीक है, या इस चैनल के बारे में बताएं, और हो सके तो आप लिंक शेयर करें ताकि उन लोग भी आगे आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है, अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव बना के आएंगे वो सही सही मिला सकेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो क्या होगा, संधि विच्छेद करने बोल रहा है बच्चों। हाँ, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा सत प्लस जन, ठीक है, सत प्लस इसका क्या होगा, जन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सत प्लस जन कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे, रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चलिए जल्दी बताइए इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रामाजोड़ ईस। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, परीक्षण, क्या परीक्षण ये सही लिखा हुआ है, क्या ये सही लिखा हुआ है, पिचास क्या ये सही लिखा हुआ है, प्राण क्या ये सही है, भूधर क्या सही है, इस ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ठीक है। ये सब आप लोग 2-3 क्लास में भी पढ़ते होंगे, टीचर लिखवाते होंगे आपको से श्रुति लेख या ये सब शब्द, तो ये सब आपको बताया जा रहा है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो कि सही सही लिखा हुआ है, गलत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना पानी शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा है इस बार, बिना पानी शब्द में कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, वह व्रीहि समास, ठीक है। बिना पानी शब्द में कौन सा समास है, क्या ये द्विगु समास, तो इसको बिल्कुल नहीं होगा, अवयवी समास या ये न्याय समास, नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करेंगे। 11 में क्या कह रहा है बच्चों, 11 में क्वेश्चन है, हरिशंकर शब्द में कौन सा समास है, हरिशंकर शब्द में कौन सा समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अवयवी समास। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, द्वंद्व समास, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, चरण कमल शब्द में कौन समास है, चरण कमल में कौन सा समास। देखिए समास से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों, ठीक है। चरण कमल शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा या अवयवी भाव होगा या द्वंद्व होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए
अब जो है रस भरा शब्द में कौन सा समास है, रस भरा शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कर्म तत्पुरुष। चलिए हम थोड़ा फास्ट करते हैं और नहीं तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करेंगे। निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। चलिए इसमें क्या होगा आंसर, तो आंसर आपका हो जाएगा ए पंच पात्र। क्वेश्चन नंबर 15, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश या विदेशी। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहेंगे, इसका कहेंगे तत्सम। तत्सम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है 100 शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। 100 शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, इसका क्या होता है, कोटि, लक्ष्य, पदम या सत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी का करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा डी सत्य। 100 मतलब 100 शब्द का तत्सम रूप, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द हैं। ठीक है, इसमें विदेशी जो विदेश से लिया जाता है शब्द, क्या क्षीर विदेश शब्द है, नहीं। फूल विदेश शब्द है, नहीं। अश्व विदेश शब्द है, नहीं। कैंची, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंची, कैंची। ठीक है, कैंची इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। 17 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बच्चों डी। यह जो कैंची जो है आपका विदेश ये विदेशी शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में है जलद शब्द किस शब्द का उदाहरण है। तो जलद शब्द जो है किस शब्द का उदाहरण है, रूढ़, देशज, योगरूढ़ या विदेशी। ठीक है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योगरूढ़ का है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है। अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा आ या नु, अति या अधि। तो इसका जो आंसर जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधि। अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है। अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द का नाम बताना है इसको में, क्या होगा इसका आंसर करेक्ट। आपका आंसर जो होगा, आंसर जो हो जाएगा, इसका जो आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे। सुवास, सुवास शब्द में उपसर्ग कौन सा है। सुवास शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सु। देखिए एक जो होता है उपसर्ग, ठीक है, एक जो होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। ठीक है ना, ये सब ये आपके ये ना आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उपसर्ग जो होता है किसी वर्ड के पहले वाले लेटर को बोलेंगे। जैसे देखिए इसको में सुवास, इसको में क्या है, सुवास शब्द में उपसर्ग क्या है, तो ये हो गया आपका सु। अगर इसी में अगर प्रत्यय पूछता, ठीक है ना, या सुवास शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आपका क्या हो जाता, वास। ठीक है, वास इसका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए हम नेक्स्ट में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, लघुत्व शब्द में प्रत्यय क्या है। देखिए अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया क्वेश्चन नंबर 21 में, देखिए यहाँ पे अगर पहले वाला जो है सु जो है ये हो गया आपका क्या उपसर्ग, और इसके बाद वाला जो है क्या आ रहा है, वास आ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा था उपसर्ग, उपसर्ग इसका जो पहले का आंसर हो जाएगा सु। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो हो गया सी करेक्ट आंसर। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में जो पूछ रहा है वह पूछ रहा है कि इसमें प्रत्यय बताइए। तो देखिए इसको में क्या होता है ना, लघुत्व में, तो ला जो हो गया इसको में क्या है, ला जो हो गया इसको में आपका ला जो हो गया इसको में क्या है बताए, आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है ना, और इसके बाद वाला ये जो क्या है, त्व है, लघु त्व। तो इसको हम तोड़ेंगे, जैसे देखिए आपका लघुत्व, लघुत्व इसको हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, लघु प्लस त्व। ठीक है, तो इस तरह से हम तोड़ेंगे। तो इसमें क्या हो गया आपका, इसमें जो आपका हो गया लघु, ये हो गया ये जो हो गया लघु, इसमें क्या बताया उपसर्ग है ना, और इसके बाद वाला जो आपका हो गया वो प्रत्यय हो गया। तो इसमें जो हो गया 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रत्यय, यानी लघु तत्व में प्रत्यय हो जाएगा आधात्व।
चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। वीरता शब्द में प्रत्यय कौन है? वीरता शब्द में प्रत्यय कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ता। वीरता में प्रत्यय, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब 24 का हम क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईमा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में हम देखेंगे पर्वत शब्द का विशेषण क्या है? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 27 निज शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, निजी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वहाँ अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा पदबंध। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सर्प मीन्स होता है सांप, इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा सर्प, एक मिनट, सर्प, सर्प का शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी, ऑप्शन नंबर सी, चतुरानन। क्वेश्चन नंबर 33, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमांशु। चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द हिमांशु होगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करेंगे तो जिसके 4 पद हैं के लिए एक शब्द है, तो जिसके 4 पद है उसको क्या बोलते हैं? चमौसा, चतुष्पद या चौराहा या चरुरानन। जिसके 4 पद हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसके 4 पद हैं। इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो सकता है चतुष्पद या चतुरानन। ठीक है ना, ये दोनों में ही कोई एक ऑप्शन हो सकता है करेक्ट आंसर। आप क्या मारे हैं आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करेंगे। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। मुझे तो लग रहा है कि इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुरानन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। जिसे भय नहीं है के लिए शब्द है, मतलब जिसको भय नहीं है, जिसको कोई डर ही नहीं है किसी भी चीज़ से, उसको उसके लिए हम क्या एक शब्द निकाल सकते हैं? तो उसका क्या होगा? निर्भय, जो किसी से नहीं डरता है, जिसके अंदर डर नाम का चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं निर्भय। तो 35 का ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में है 2 बार जन्म लेने वाला। ठीक है, जो जन्म 2 बार लेता है इसके लिए मतलब एक क्या शब्द हम बना सकते हैं? क्या शब्द होगा इसका? क्या अंडज होगा, पंकज होगा, जलज या द्विज होगा? ठीक है, तो 36 का यानी इसका 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, द्विज, मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या आप लोगों ने टिक आउट किया है? ठीक है, पारस, पयोधी, पावन, पतित। क्या होगा इसका आंसर? 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पतित। मतलब जो गिरा हुआ है उसको हम संबोध करेंगे किस शब्द से? पतित शब्द से। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में है दिन दुना रात चौगुना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खूब उन्नति, पतन या खूब अवनति या दिशाहीन। दिन दुना रात चौगुना मतलब जब कोई काम करता है या कोई पढ़ाई करता है ना, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत मतलब दिन दुना रात चौगुना कर रहा है यार। ठीक है, दिन दुना रात चौगुना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, खूब उन्नति करना किसी भी क्षेत्र में। मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, या तो वो कोई काम कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, पढ़ाई के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में, सॉन्ग के क्षेत्र में, है ना, गेम के क्षेत्र में। तो जब
बहुत वो मेहनती कोई बंदा होता है और जब वह अपने लाइफ में स्ट्रगल करके आगे जब बढ़ता है ना, तो उसी को कहते हैं दिन दूना रात चौगुना करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करेंगे, पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज्जत बचाना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं कि अगर किन्हीं माँ बाप का बेटा हो या बेटी हो कुछ गलत काम करते हैं तो उनसे क्या होता है ना कि कहावत आप सुने होंगे, गांव देहात में ज़्यादातर ये सब सुनने को मिलता है कि उसका बेटी या उसका बेटा ने नाक कटवा दिया, है ना, पगड़ी उसका मतलब जो भी था, पगड़ी एक इज्जत तरीके से देखा जाता है, वो पगड़ी क्या हुआ, पगड़ी गिरा दिया, है ना। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं इस चीज़ों को कि पगड़ी रखना मतलब मान रखना, इज्जत रखना। ठीक है, और वही अगर बच्चे नहीं रख पाते हैं तो वही उसी को कहा जाता है कि पगड़ी रखना, मुहावरे का अर्थ है इज्जत रखना। अगर इज्जत नहीं रखा तो वही पगड़ी क्या हो गया, गिर गया उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 की बात करेंगे, नाच नचाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, नाच नचाना। आपने ये सब सुना होगा, ज़्यादातर मुहावरा जो होता है गांव के जो बच्चे होते हैं ना, ये सब इस तरह का क्वेश्चन जब रहता है तो उनको बहुत ही मज़े से बनाते हैं। ठीक है, बहुत वो खुश हो जाते हैं क्योंकि ये सब गांव देहात में ज़्यादातर बोली जाती हैं। ठीक है, चलिए नाच नचना मुहावरे का अर्थ है मान करना, तंग करना, नृत्य करना या शिष्ट होना। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तंग करना, है ना। जैसे एक होता है ना, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, तुमको हम नाच नचा के रखेंगे, है ना, इतना नाच नचाएंगे, इतना नाच नचाएंगे कि तुम कभी फिर मुझसे पंगा नहीं लोगे, है ना, मुझे भूलोगे नहीं, है ना। तो इस तरह का हम वर्ड यूज कर सकते हैं। तो नाच नचाना मुहावरे का जो नाच नचाना मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या होगा, तंग करना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तूती। ठीक है, ये कुछ वर्ड आपको यूनिक जैसा लग रहा होगा कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभाव जमाना। तूती बोलना, एक तूती एक ऐसा वर्ड है ना कि जैसे औरों से अलग हट के एक स्पेशल, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, या क्लास में आप जाते हो तो कुछ डिफरेंट तरीक़ा से या कुछ यूनिक शब्द बोलने के लिए आप कोशिश करते हैं, तो उसी चीज़ को बोला गया है कि प्रभाव जमाना। ठीक है, आप जहाँ भी जाते हैं, जिस समाज में जाते हैं, अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, आप क्लास में जाते हैं, है ना, सबका अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना क्षेत्र है, तो उसी को बोलते हैं तूती बोलना। मतलब बहुत ही सफाई से बोलना, बहुत ही केयरिंग होके बोलना, और बहुत ही मतलब कुछ ऐसा सेंटेंस बोलना जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाए। तो इस तरह का वर्ड का, है ना, हम लोग बोल सकते हैं तूती बोलना यानी प्रभाव जमाना। यानी 40 नंबर क्वेश्चन का ये 41 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, गीता गई होगी किस काल का उदाहरण है। देखिए किस तरह का क्वेश्चन है, कितना इजी है, लेकिन आपको पता होगा कि जितना इजी क्वेश्चन रहता है बच्चे उसमें ही ज़्यादातर फंसते हैं और गलत करते हैं। इसमें क्या है, गीता गई होगी, आप लोग ने डायरेक्ट इसका क्या मार दिए होंगे, ऑप्शन नंबर डी, है ना। क्योंकि आप लोग को बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा कि जिस हिंदी व क्रिया के अंत में गा, गे, गी, है ना, इत्यादि लगा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं भविष्यत काल। ता, ते, ती ये सब रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, बताइए। ता, ते, ती रहता है तो उसको बोलते हैं क्या, इस तरह से। फिर आपका रहा है, रही है, तो इस तरह से क्या बोलते हैं, तो वर्तमान काल। ता, ते, ती है तो उसको क्या बोलते हैं, भूतकाल। लेकिन जो थोड़ा सा बच्चा डीपली पढ़ा होगा उसको पता होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल। गीता गई होगी, अब वर्तमान काल में भी बहुत सारे होते हैं ये ऑप्शन, हेतु, फिर बहुत सारे इस तरह का होते हैं। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अभी मैं क्लास तो नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले समय में यूट्यूब पर भी अपना एक चैनल होगा स्टडीज़, ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड, और उसमें मैं देख रहा हूँ आपका 7 to 10th एक अलग चैनल रहेगा, और 11th 12th के लिए बच्चों के लिए अलग चैनल रहेगा। बट ये अभी मैं इस तरह का प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक है,
अगर आप लोग का सपोर्ट रहता है तो मैं बहुत जल्द इस पर काम कर सकता हूँ या करूँगा। क्वेश्चन नंबर हम 42 चलिए 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में हम चलेंगे। देखिए क्या है, रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या है। रीति का क्या हो जाएगा, रीतियाँ, रीतियों या रीतियाएँ या रीति। रीति का हो जाएगा, तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीतियाँ। चलिए अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो फिर वीडियो जो होगा लॉन्ग हो जाएगा, और आप लोग तो लॉन्ग हम समझ सकते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं और ऑब्जेक्टिव मिलाना चाह रहे हैं, तो हम थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया। यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए क्वेश्चन मार्क है तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा। एक चीज़ और, जैसे आपका रहेगा कब, आपका कब, क्यों, कैसे, कब, क्यों, कैसे, किधर, कहाँ, है ना। ये सब देखिए जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड रहेगा तो आप समझ जाइए कि वो क्वेश्चन मार्क है या प्रश्नवाचक वह सेंटेंस है, वह वाक्य है। चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा, मैं घड़ा भरता हूँ, वाक्य में कौन क्रिया है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 47 वह कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है। तो इसका जो कलम से लिखता है, ठीक है ना, तो कलम और जब वह लिखता होगा तो वह पेज पे लिखता होगा, तो दो पदार्थ आपस में टच हो रहे हैं तो इसको में क्या हो जाएगा, करण कारक। एक होता है आपादान, इसको में होता है विलगाव, ठीक है। एक करण मीन्स होता है लगाव, किसी दो चीज़ को जब एक चीज़ में, जैसे हम पेन से हम कलम, पेन से हम कॉपी पर लिखेंगे तो एक पेन हो गया अलग पदार्थ, एक पेज हो गया, ठीक है, अलग पदार्थ। दोनों को लिखेंगे तो टच होगा, तो मतलब लगाव, एक दूसरे में लगाव हो रहा है। विलगाव मीन्स क्या होता है, जैसे पेड़ से पत्तियाँ गिरती हैं या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो क्या होता है, पहले था पेड़ के जो तना होते हैं उसमें पत्तियाँ जो होते हैं अटैच होते हैं, ठीक है। पत्तियाँ जो होते हैं पेड़ पे या होते हैं लगे हुए, तो जब वो टूटते हैं तो वो क्या होता है, विलगाव, मतलब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, इसी को बोला गया है विलगाव। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपादान होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वह कलम से लिखता है, ठीक है। तो कलम से लिखते हैं, जैसे देखिए हम अभी लिख रहे हैं, तो मेरा जो है पेन है या जो भी है फिंगर से हम लिख रहे हैं, तो हम जो भी लिख रहे हैं तो हम देखिए फ़ोन के स्क्रीन पे लिख रहे हैं, तो दोनों में टच हो रहा है तभी तो लिख पा रहे हैं हम ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो इस कंडीशन में जब आप लोग लिखते हैं अपने पेन से कॉपी पे तो वो हो गया करण, ठीक है, करण कारक। अगर वही पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पे हो गया आपादान, ठीक है। हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि करण से भी होता है, ऐसे कर्ता ने कर्म को करण से, आपादान ये आप पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, ये वाले जो होते हैं कारक और उसके विभक्तियाँ पढ़े होंगे, इसमें आप देख लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में है, निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है, ठीक है। तो इसका 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, वीणा। इसको में वीणा कैसे होगा, तो ये इसको में जो होगा ना होगा, यहाँ पे ये वाला वर्ड होगा। चलो नेक्स्ट 49 में ये देखिए, ये जो सिंबल है, साइन है, कोष्टक में अंकित विराम चिन्ह क्या चीज़ का है, ये प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, योजक, अल्प विराम। 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 50, चलिए बहुत ही ये आपका 100 में, चलिए 50 आ गए हैं, आधा हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। चलिए अब हम 50 की ओर बढ़ेंगे। तो 50 में हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मंडली शब्द में कौन संज्ञा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको समूहवाचक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है। लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है, ये हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 52 का करेक्ट आंसर। 52 का राख शब्द है, राख शब्द है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग।
53 में मोती शब्द क्या है? मोती शब्द देखिए कितना इसमें लोग मारे होंगे स्त्रीलिंग, लेकिन ये गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा पुल्लिंग होगा। यानी 53 का ऑप्शन नंबर पूरा 100% क्या हो जाएगा करेक्ट? ये ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। 54 में है, निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी था। 55 निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 56 हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो है ऑप्शन नंबर सी 4 है। नो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 57 में हम बात करेंगे। फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ आप बोलिए फ, ठीक है ना। फ का जो उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी फ। देखिए ओष्ठ से हम लोग बोल रहे हैं ना फ, तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वह भला आदमी है इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक। नेक्स्ट, ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घ का। चलिए, देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देव प्लस इस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के ये उपन्यासकार कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? आप लोग ने बुक सही से पढ़ा होगा तो सबको पता होगा कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 62 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बहुत ही कम क्वेश्चन रह गए हैं, हम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, इसका 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी शंकर और पार्वती का। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आपने दिया होगा मालती के बच्चों का नाम क्या था? टीटी, ठीक है। सारे ये सब बुक से आपके आए हैं। मालती के बच्चे का नाम क्या था? टीटी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? बताइए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा सन 1907 ईस्वी में। तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तिनकठिया प्रथा का संबंध जो है वह ऑप्शन नंबर सी नील से है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या ये विद्या क्या है? ठीक है, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एकांकी। क्वेश्चन नंबर 68 जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का डी, यानी नामवर सिंह। 69 सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओम प्रकाश वाल्मीकि। 70 ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बरला मुजफ्फरपुर में। चलिए 71 का जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुखवीर। सुखवीर जो था जूठन शीर्षक में जो आत्मकथा था उनका बड़े भाई का नाम था। निम्नलिखित में कौन रचना मलयज की है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर डी संवाद और एकालाप। क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर होगा तिरछे शीर्षक कहानी के कहानीकार। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 लीडविटर किसमें विश्वक शिक्षक का रूप देखते थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का बी। 75 में हम चलते हैं। पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? तो 75 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 76 जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जिद्दू कृष्ण मूर्ति। जायसी किस भाषा के कवि थे? जायसी किस भाषा के कवि थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवधि। निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं? 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा है, ये कबीर दास होगा या सूरदास। मुझे 99% है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा सूरदास। आप मिला लीजिएगा और एक बार ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 78 का, ठीक है। निम्नलिखित में कौन कवि
सगुन भक्ति धारा के हैं। ऐसे इसका करेक्ट आंसर यही होगा, सूरदास। चलिए, किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास का। तुलसीदास जी का नाम जो था, मूल नाम जो था, राम बोला था। तुलसीदास का अस्थाई निवास स्थान कहाँ था? अस्थाई मतलब वो प्रॉपर कहाँ रहते थे? तो 80 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशी में। छपाई क्या है? छपाई जो है वह है छंद है। चिंतामणि किस काल के कवि थे? 82 का। ठीक है, 82 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? रीतिकाल के थे। चलिए, 83 निम्नलिखित में कौन छवि छायावादी हैं? 83 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? ये काव्य महाकाव्य जो पढ़े हैं इसमें बोल रहा है कि कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? मन्नू, श्रद्धा, ईड़ा या रूपा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा श्रद्धा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? देखिए कितना इजी पूछा है क्वेश्चन। इसका जो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ठाकुर राम सिंह। राम से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक का कविता की कवि है? 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उषा। कामायनी एक पूर्ण विचार शीर्षक रचना किसकी है? 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, गजानन माधव मुक्तिबोध। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी। विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मनिकौल ने फिल्म बनाई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 89 का ऑप्शन नंबर डी, नौकर की कमीज। समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? तो 19 का जो होगा 90 का इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी। कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? तो 91 का बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ज्ञानेंद्र पति। किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। तो ये किन्होंने लिखा था? ये जो था 92 का ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। चेख्याकोव किससे माफ़ी मांगने गया था? चेख्याकोव जो आप अगर पढ़े होंगे बुक में, चेख्याकोव किससे माफ़ी मांगने गया था? पत्नी से या पिता से, व्रिजालोव से या एनेलियो से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 93 का ऑप्शन नंबर बी। फ्रैंका की आया कौन थी? 94 का इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रैंका की आया कौन थी? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कारमेन। देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक की कहानी की है? 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उसने कहा था। बिहार में हिंदी का वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसे सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया गया? 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। आपस में धागड़ किस भाषा में बात करते थे? जो धागड़ जो थे लोग निवासी थे वह किस भाषा में बात करते थे? तो 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रजबुली। जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? तो 98 का ऑप्शन होगा 98 का मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी। सिपाही का माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12, 12 बरस। और लास्ट में है रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह था आज का फर्स्ट सेटिंग में हिंदी का 100 में 100, वो भी करेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का आंसर। तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई त्रुटि मुझसे हुआ हो या हो तो आप एक बार ये सजेशन ज़रूर देंगे कि आप यहाँ पे ठीक कीजिए, है ना। मैं बिल्कुल उस जगह पे ठीक करूँगा। और जो खासकर मैंने वीडियो को पहले भी बताया था कि 10th
क्लास का जो 15 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है वह दोनों सीटिंग का, ठीक है, दोनों सीटिंग का आपका मैं ये ऑब्जेक्टिव आंसर अपलोड करूँगा इसी चैनल पे, मगध यूनिवर्सिटी अनऑफिशियल। आप यूट्यूब पर भी जाइएगा तो सर्च बॉक्स में आप लिखिएगा मगध यूनिवर्सिटी अनऑफिशियल, तो मेरा चैनल पेज आपका दिखेगा और उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है वह उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।